स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर नंबर 7 में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वेरियस मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद हम ये देखेंगे व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कि मेजर कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं, परसेंटेज मेथड है, पॉइंट मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। तो सबसे पहले अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर किसी चीज का, किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, फॉर एग्जांपल इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, तो उसका क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज होता है, जो कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है। और दिस डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। तो आप कहेंगे सर आपने तो ये लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, लेकिन अब आप दोबारा इसको क्यों पढ़ाना चाहते हैं। बेटे यहां पे हम ये कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ एक डायरेक्शन अभी हमने देखी कि ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ना क्या चाहते हैं या क्या समझना चाहते हैं, वो ये है कि कितने परसेंट प्राइस चेंज होने से कितने परसेंट, मिसाल के तौर पर अगर हमने 5% प्राइस चेंज किया, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है, अगर 5% प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, मे बी फॉर एग्जांपल इट मे बी ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 5%, ये भी डिमांड चेंज होगी। तो एक्चुअली अभी तक हम सिर्फ बता रहे थे कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, लेकिन कितना प्राइस इंक्रीज होने से कितना क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुआ, ये हम यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखेंगे। तो सबसे पहले जब मैंने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो जितने भी मेजरमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर चाहे वो प्राइस ऑफ कमोडिटी है, इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, मिसाल के तौर पर हम इन 3 चीज की बात करें, तो अगर हम ये रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन डिमांड, if we are measuring it with due to, if we are trying to understand it with change in price, it is price elasticity. And if it is due to income, if we are trying to see, we are trying to check the responsiveness to change in quantity demand due to change in income, it will be income elasticity. And if it is due to price of related good, then it is known as cross elasticity. तो हमें यहां पे जो डिस्कस करना है वो है ये सिर्फ ये प्राइस इलास्टिसिटी। एंड व्हाट इज दिस प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी इज सिंपली चेंज इन क्वांटिटी, रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितनी चेंज हुई, वो हम इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द मेजरमेंट्स, जहां पे हमें ये अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। सबसे पहले अगर हम अंडरस्टैंड करें तो वो है परसेंटेज मेथड। जो सबसे पहला मेथड जो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हम क्या देखते हैं? परसेंटेज मेथड में हम सिंपली ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर 5%, मिसाल के तौर पर हम प्राइस में भी परसेंटेज चेंज देखते हैं और क्वांटिटी डिमांड में भी परसेंटेज चेंज देखते हैं, तो इसके हिसाब से क्या होता है, जो परसेंटेज मेथड होता है, अकॉर्डिंग टू दिस वेरी मेथड वी जस्ट ट्राई टू फिगर आउट दैट इफ प्राइस इज चेंज्ड, हाउ क्वांटिटी डिमांड responds to it. So it is as per percentage method, this is equal to percentage change in quantity demand. I am writing it QD, that means quantity demand, divided by percentage change in price. तो हमारी क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हुई जब हमने प्राइस चेंज किया, और इसको हम एक प्रीफिक्स माइनस ऐड करते हैं, जो कि मैं आपको लेटरली बताऊंगा कि ये माइनस क्यों ऐड होता है इसमें। तो परसेंटेज चेंज, अगर हम इस परसेंटेज चेंज को अगर हम नोटेशन के थ्रू देखें, तो मिसाल के तौर पर बेटा जब क्वांटिटी चेंज होती है, वो उसमें एक क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी होगी, दूसरी न्यू क्वांटिटी होगी, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। एक तो इनिशियल पॉइंट होता है, एक न्यू पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे कि ईपी
ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईपी से डिनोट होता है। इट इज इक्वल टू माइनस, जो मैंने प्रीफिक्स बोला, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसमें मिसाल के तौर पर न्यू क्वांटिटी में मैं इसको Q1 लिखूंगा माइनस Q, जो कि जो इनिशियल न्यू माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं इस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, होल डिवाइड बाय। इसी तरीके से प्राइस में भी न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो, क्यों न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, मैं इसको चेंज इन क्वांटिटी के मैं लिखूंगा, चेंज इन क्यू, दिस न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। तो जो ये जितना भी चेंज हो रहा है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया चेंज इन क्यू से, और डिवाइड बाय है अपना क्यू, जो इनिशियल क्यू है, होल डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस माइनस न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, ये चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस। ठीक, तो अब इसको चूंकि ये डिवाइड में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ये कैसे हो जाएगा? माइनस चेंज इन क्यू डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड बाय चेंज इन पी। अब किसके बराबर आ जाएगा? माइनस चेंज इन क्यू। अब इन चेंज वालों को एक साइड ले आओ, चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी डिवाइड बाय क्यू। तो दिस इज आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चीज बेटा आपको समझनी है। अगर कोई चाहे वहां से, अगर आपका क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल आता है या आपको डायरेक्टली मेजरमेंट आपको दिखाना है, देन अगर इफ ओनली मेजरमेंट, तब आपको यहां तक ये दिखाना पड़ेगा। और अगर इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपको जो है कोएफिशिएंट भी दिखाएगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई वी प्रीफिक्स दिस माइनस बिफोर दिस। तो ये माइनस क्या दिखाता है, इसकी वेरियस एक्सप्लेनेशंस हैं। ये माइनस हम इसलिए भी इसमें पुट ऑन करते हैं क्योंकि जब इनकी रिलेशन हम देखते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, तो उनकी रिलेशन जो निगेटिव है तो उनका जो कोएफिशिएंट आता है वो माइनस होता है। तो माइनस माइनस इससे कट जाता है। अगर हम ये माइनस नहीं रखेंगे तो मिसाल के तौर पर हमारा -2 आ गया या -3 आ गया, तो अगर हम मैथमेटिकली भी इस चीज को देखें तो -2 इज ग्रेटर देन -3, लेकिन इलास्टिसिटी में 3 ग्रेटर देन होता है एज कंपेयर टू 2। तो यहां पे भी ये गलत प्रूव होता है इस वजह से, ताकि हम अपने कोएफिशिएंट को नेगेटिव से नॉन नेगेटिव बनाएं एंड विच इज मीनिंगफुल। हमें किसी को समझाने में ये मिसाल के तौर पर इफ इट इज 2, दैट मीन्स इफ प्राइस इज चेंज्ड, क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ट्वाइस। ठीक, तो ये हमें कोई मीनिंगफुल जो है कोएफिशिएंट दिखाता है। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन वी विल ऐड दिस माइनस इनिशियली और इन द प्रीफिक्स। तो ये था परसेंटेज मेथड। अब दूसरा है जो है एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो परसेंटेज मेथड अंडरस्टैंड करने के बाद जो दूसरा मेथड है ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो है हमारा पॉइंट मेथड। देखो बेटा, इसको समझने से पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं। एक होता है आर इलास्टिसिटी, दूसरी होती है पॉइंट इलास्टिसिटी। ये चीज आपको ये मेथड समझने से पहले आपको, चूंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिटवीन आर्क एंड पॉइंट इलास्टिसिटी। अगर हम इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन ए एंड बी, अगर हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी है बिटवीन ए एंड बी, देन इट विल बी आर्क इलास्टिसिटी। अगर हम पॉइंट ए पे अलग मेजर करेंगे फिर पॉइंट बी पे अलग मेजर करेंगे, देन दैट विल बी पॉइंट इलास्टिसिटी। और जो ये पॉइंट मेथड है, पॉइंट मेथड से हम क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं ऑन वेरियस पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। तो ये हम यहां पे मैंने सोचा कि आपको बताता चलूं ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो जाएं। तो हम जो पॉइंट मेथड है, पॉइंट मेथड से हम क्या करते हैं, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं ऑन वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरी डिमांड कर्व है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर डिमांड कर्व, इसके हम वेरियस पॉइंट्स ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज A, B, C, D. This here is price.
एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांड। ओके, तो अगर हमारी ये क्वांटिटी, अगर हमारी ये डिमांड करो है, अब हम इसके वेरियस पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी मेजर करनी है। मिसाल के तौर पर आपको कल ये पूछा जा सकता है यहां पे करें, यहां पे करें, इसलिए मैंने क्या कहा कि अब हम 5 पॉइंट्स पे करेंगे एक एक करके, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम ये पॉइंट इलास्टिसिटी कैसे मिले। इसी को हम जियोमेट्रिक मेथड के नाम से भी जानते हैं इस मेथड को। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। So elasticity as per point method is equal to lower segment upon upper segment। तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये lower segment और upper segment क्या होता है, क्योंकि अगर आप जो ये डिमांड कर्व है, आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे, ये डिमांड कर्व को 2 हिस्से कर देता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम सी पॉइंट की बात करें, लोअर सेगमेंट इज दिस सीई और अपर सेगमेंट है सीए। इसी तरीके से डी में लोअर सेगमेंट डीई है और अपर सेगमेंट एडी है। तो इसी तरीके से अगर हमें मिसाल के तौर पर अगर हम अब हम 5 पॉइंट्स पे ये कोशिश करेंगे कि व्हाट इज पॉइंट इलास्टिक डिमांड, हम 5 पॉइंट्स पे मेजर करेंगे। इसलिए मिसाल के तौर पर इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए किसके बराबर है, लोअर सेगमेंट कौन सा है, एई अपॉन 0। So anything upon 0 is equal to infinity. So at this very point EP is equal to infinity. Okay, दूसरा point at point B, elasticity of demand at point B is equal to BE, lower segment BE upon upper segment AB. So BE ज्यादा है, अगर आप देखेंगे BE ज्यादा है एज कंपेयर टू ए बी। सो न्यूमरेटर में ग्रेटर है और डिनोमिनेटर में लेसर है। सो इट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि न्यूमरेटर में बड़ा है और डिनोमिनेटर में छोटा है। तो जब छोटे से किसी चीज को डिवाइड करेंगे जो कि उससे ज्यादा बड़ा होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। सो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो दैट मींस एट पॉइंट बी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ओके, एट पॉइंट सी it will be equal to CE, that is lower segment upon AC। So अगर हम यहां पे देखें, आई थिंक ये जो पॉइंट है C पॉइंट है, ये इसको इक्वेट करता है, 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। दैट मीन्स CE इज इक्वल टू AC। तो CE भी बराबर है और ये AC बराबर है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ये सी पॉइंट है। ओके, इलास्टिसिटी एट पॉइंट डी पॉइंट पे लोअर सेगमेंट डीई, अपर सेगमेंट एडी, डीई अपॉन एडी। अब देखो न्यूमरेटर में छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो वह उस समय हमारा जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, वो लेस देन 1 होगा। तो एट पॉइंट डी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। और एट पॉइंट ईपी एट पॉइंट ई किसके बराबर है, ई कुछ है ही नहीं लोअर सेगमेंट, तो 0 अपॉन एई। So anything upon 0 is equal to 0। So यहां पे हमारी जो इलास्टिसिटी है it equal to 0। So through point method we just try to measure price elasticity of demand at various points on the demand curve। तो जब हमने 5 पॉइंट्स पे मेजर किया तो कल को आपको ये भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन केस अब यहां पे एक थंब रूल जो ये है कि if it is on the vertical line or vertical axis, तो वहां पे इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। तो if it is in between middle point and uppermost point, then it will be greater than 1. If it is between middle point and the lowest point, it will be less than 1. And at lowest point, which is on the x-axis, their elasticity is equal to 0. So यहां से इस पॉइंट मेथड के थ्रू आपने ये समझने की कोशिश की कि
इलास्टिसिटी अगर हमें मेजर करनी हो एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व, जो कि आपने यहाँ पे मुझे लगता है कि समझा होगा। तो हम जो दूसरा इसके बाद जो हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, अगर हमें इसको पॉइंट मेथड को हमें कंक्लूड करना हो तो हमने जो क्या समझा कि इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो उस हिसाब से जब हमने देखा एट पॉइंट ए जहां पे हमारा न्यूमरेटर में पूरी ये लाइन थी और डिनोमिनेटर में जीरो था, तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और एट पॉइंट बी हमने देखा कि बीई जो लोअर सेगमेंट ज्यादा था, दैट मीन न्यूमरेटर में ज्यादा था और डिनोमिनेटर में कम था, तो दैट इज व्हाई ऑन दैट बेसिस ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। जहां पे एट पॉइंट सी जब हमने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर बराबर है, इस वजह से ईपी इज इक्वल टू 1। और एट पॉइंट डी जहां पे न्यूमरेटर में कम था और डिनोमिनेटर में ज्यादा था, इसकी वजह से जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर कम होता है, इलास्टिसिटी जो कोएफिशिएंट होता है वो लेस देन 1 होता है। और एट पॉइंट ई जो अगर आप देखेंगे ई का लोअर सेगमेंट है वो 0 है और अपर सेगमेंट जो है वो पूरी लाइन है, तो वो ए ई बड़ा है। तो एनीथिंग बिलो द जीरो और जीरो अपॉन जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट मेथड कंप्लीट किया और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने दो मेथड्स ऑलरेडी समझे हैं कि हाउ दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड। सो थर्ड और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम ये प्राइस इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं। यहां पे हम करते क्या हैं कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हम ऑन दिस बेसिस भी ये बता सकते हैं दैट प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटल एक्सपेंडिचर भी बता सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन। हम इसको देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। अगर हमारा प्राइस चेंज होता है, इसकी वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर है क्या ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है। तो अगर इसकी वजह से, इस प्राइस चेंज होने की वजह से इस टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ता है, क्या ये इंक्रीज होता है, क्या ये डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है, तो ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासिफाई इट और वी कैन कैटेगराइज इट दैट वेदर द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो इसी के मुताबिक हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्रीज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक, दैट तो यहां पे हमने एक कंडीशन ले ली। एक कंडीशन ये है दैट इंक्रीज इन प्राइस leads to increase in total expenditure and decrease in price leads to decrease in total expenditure. In that case, elasticity is less than 1. अगर हमारे प्राइस इंक्रीज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू decrease in total expenditure. In that very case, our elasticity of demand is less than 1. और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है, अगर increase in price leads to decrease in total expenditure और decrease in price leads to increase in total expenditure. This arrow मतलब ये दिखाता है कि increase in price और डाउनवर्ड एरो दिखाता है डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। सो इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि इसका उल्टा है, यहां पे इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यहां पे इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर और डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। इन दैट वेरी केस ईपी इज ग्रेटर देन 1। और तीसरा जो इसका केस है कि तीसरा जो केस है हमारा, दैट इज इंक्रीज इन प्राइस doesn't affect total expenditure, that is constant. Decrease in price doesn't affect total expenditure, that is constant. That means change in price doesn't affect total expenditure.
यहां पे देखा था हमने कि इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन प्राइस टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, और यहां पे हमने देखा इंक्रीज इन प्राइस टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन प्राइस टू इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इन दोनों के मुकाबले में अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या है, वेदर प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ दैट इज द केस, इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। सो इस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं बाय जस्ट फिगरिंग आउट द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर हम प्राइस चेंज करते हैं उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर कैसे चेंज होता है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेस देन 1 है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं देन इट इज ग्रेटर देन 1। अगर ये कांस्टेंट रह रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रह रहा है, व्हाटएवर बी द प्राइस, वेदर द प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, देन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1। सो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। इसके साथ हमने ये टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा और इसके वेरियस मेजरमेंट समझे। पहले हमने परसेंटेज मेथड थ्रू समझा, फिर हमने पॉइंट मेथड के थ्रू समझा, फिर हमने एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमने इस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड। अगर आपको फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए दूसरे वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।